नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 27 जुलाई 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए यह लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 8 विकासशील देशों यानी इसे D8 कहा जा रहा है, यानी डेवलपिंग 8 कंट्रीज के समूह का सदस्य नहीं है? श्रीलंका, पाकिस्तान, टर्की या नाइजीरिया? तो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा श्रीलंका, क्योंकि बांग्लादेश ने 4.5 अरब डॉलर का आईएमएफ से ऋण मांगा है। तो बांग्लादेश में 8 विकासशील देशों की बैठक के व्यापारिक नेताओं और अधिकारियों ने कहा है कि घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ते ऊर्जा संकट और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को दूर करने के लिए उसे अधिक सहयोग की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस तरह से यह सिकुड़ते विदेशी मुद्रा भंडार के दबाव को कम करने के लिए बांग्लादेश ने 4.5 अरब डॉलर का ऋण मांगा है। D8 या इसे विकासशील 8 देशों के बैनर तले, जिसमें मिस्र है, ईरान है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, टर्की है और बांग्लादेश। तो दोस्तों, इसमें श्रीलंका नहीं है, अतः उत्तर क्या होगा? ए होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, इसे जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह कथन एकदम सत्य है। इसमें निकट और मध्यम अवधि में वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण और भविष्यवाणी की जाती है। यह भी कथन एकदम सत्य है। और तीसरा है, यह आमतौर पर वर्ष में 4 बार प्रकाशित की जाती है। दोस्तों, यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है, अतः आंसर केवल 1 और 2 होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, आईएमएफ कट्स फाइनेंशियल ईयर 2023 इंडिया जीडीपी फोरकास्ट बाई 80 बीपीएस टू 7.4%। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, यह खबर महत्वपूर्ण है। आईएमएफ ने वैश्विक विकास के लिए दृष्टिकोण में कटौती की मंदी के जोखिम का संकेत दिया है। यानी वित्त वर्ष 2022 के लिए फंड ने भारत के विकास अनुमान को घटाकर 7.4% किया है। तो वैश्विक वित्तीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक दृष्टिकोण में 80 आधार अंकों की कटौती कर 7.4 कर दिया है। यानी अप्रैल 2022 में अपने पिछले अनुमान में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान लगाया था। भारत की जीडीपी वृद्धि पर आईएमएफ की वर्तमान टिप्पणियां अभी भी शीर्ष बनी हुई हैं। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के वित्त वर्ष 23 में 7.2% की वृद्धि दर के अनुमान से अधिक है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में बढ़ती मुद्रास्फीति और तेज मंदी ने आईएमएफ को इस साल और अगले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपने दृष्टिकोण में कटौती करने के लिए प्रेरित किया है। तो यहाँ पर इन आंकड़ों के आधार पर आप देख सकते हैं, यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जैविक खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर जैविक कृषि के क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पर है। दोस्तों, यह कथन असत्य है, क्योंकि यह चौथे स्थान पर है। दूसरा है, विश्व में प्रमाणित जैविक किसानों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। तो दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसका उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है, न कि किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। दोस्तों, यह भी कथन असत्य हो जाता है। यहाँ केवल उत्तर बी होगा।
वित्तीय सहायता भी यह उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों इससे संबंधित पीआईबी में खबर आई हुई है, लैंड यूज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो दोस्तों 6.5 लाख हेक्टेयर और बढ़ाने की बात चल रही है, यानी सरकार स्कीम ला रही है और 59 लाख हेक्टेयर अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस द कंट्री। तो दोस्तों सरकार ने समर्पित योजना यानी परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसे PKKVY और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, जिसे MOVCDNER के माध्यम से देश में जैविक खेती के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में 59.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पहले ही जैविक खेती के तहत लाया जा चुका है, जैसा कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम और भागीदारी गारंटी प्रणाली द्वारा यह प्रमाणित है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट स्टैटिस्टिक्स 2022 द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व स्तर पर प्रामाणिक क्षेत्र के मामले में चौथे स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा, उसमें पहला दे रहा था, इसीलिए कथन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैविक खेती यहाँ पर आप देख सकते हैं, केचुआ, हरी खाद, इन सब का प्रयोग किया जाता है जैविक खेती में। या जैविक खेती के फायदे यहाँ पर हमने थोड़े से बताए हैं। तो जैविक कृषि करने से उत्पादन में स्थिरता, किसान को अधिक फायदा होता है। पारंपरिक खेती कई कारकों पर निर्भर है, लेकिन जैविक कृषि मिट्टी को स्थिर करने का काम करती है और लंबे समय तक भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। रासायनिक कीटनाशक स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं, इनका उपयोग लंबे समय तक करने से कई प्रकार की बीमारियां आदि का सामना करना पड़ता है, जो वर्तमान में हरित क्रांति के वजह से दिखने लगा है। तो दोस्तों जैविक खेती तो हमारे यहाँ परंपरा ही रही है, अब इसे फिर से तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इससे वातावरण भी शुद्ध रहता है, हवा और पानी कम प्रदूषित होता है, इंसान को यह ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो इस तरह से गोबर की खाद, हरी खाद बनाने में केचुए के द्वारा बनाई गई खाद, इसीलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों। तो जिस कचरे से खाद तैयार की जानी है उसमें कांच, पत्थर, धातु के टुकड़े आदि को अलग करना अति आवश्यक। तो केचुए को आधा अपघटित सेंद्रित पदार्थ खाने को दिया जाता है, देख रहे हैं ना मिट्टी में, और यहीं से यह उर्वरक का भी निर्माण होता है। दोस्तों इस तरह से भूमि के ऊपर इसको छोड़ दिया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण जैविक खेती, यह कृषि की वह विधि है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का प्रयोग न्यूनतम होता है और भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत है। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संयुक्त रूप से अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, चीन और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संचालित होता है। तो दोस्तों क्या यह कथन सत्य है? यह कथन असत्य है, क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन संयुक्त रूप से रूस, अमेरिका, यूरोप, जापान और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें चीन भी दे दिया है, इसलिए यह गलत हो जाता है। इसे पृथ्वी की उच्च कक्षा में स्थापित किया जाता है, तो इसे निम्न कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो दोनों कथन गलत है, अतः आंसर डी होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है कि रसिया टू लीव ISS आफ्टर 2024, यानी 2024 के बाद अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ेगा रूस और खुद का अपना बनाएगा। तो रूस 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकल जाएगा और अपना खुद का स्टेशन निर्मित करेगा। इसी तर्ज पर भारत भी गगनयान सुना होगा, वह भी कार्य में लगा हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2019 में आए हुए प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रण पर अधिक जोर दिया? इसमें दिया है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर के युग को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जहांगीर ने सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्रों तक जोर दिया था। दोस्तों जहांगीर जो कि अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था, इसने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का वध किया था। जहांगीर के अधीन मुगल पेंटिंग अपने चरम पर
पहुंच गई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में कारों के लिए ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियां, द कम बैक ऑफ पेट्रोल। तो इस तरह से नई नई तकनीक का प्रयोग करके यहां पर आप देख सकते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके तो पेट्रोल वेरिएंट को टॉप ड्राइव में रखने के लिए ऑटोमेकर कैसे तकनीकी बदलाव का उपयोग, यानी जितनी भी ये ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो ऊर्जा दक्ष अब कारों का निर्माण कर रही हैं, खासकर जब से BS6 उत्सर्जन मानदंड आए हैं उसकी वजह से। तो इस तरह से अब नए नए मॉडल आ रहे हैं। तो डीजल चूंकि पहले सस्ता होता था, यह पेट्रोल की तुलना में 15 से 20% कम ईंधन का उपयोग किया जाता था, लेकिन इसकी लागत अब चूंकि यह भी महंगा हो चुका है, इसकी सर्विसिंग मारुति सुजुकी की जो डीजल गाड़ियां हैं वह अब बहुत महंगी पड़ रही हैं। तो यही कारण है कि पेट्रोल गाड़ियों की फिर से वापसी हो रही है। तो प्रति सिलेंडर 2 ईंधन इंजेक्टर, यानी मारुति सुजुकी की नई ड्यूल जेट तकनीक में 2 इंजेक्टर इंजन इनलेट वाल्व के करीब रखे जाते हैं। इसमें जैसे सुजुकी ब्रेजा सुना होगा, बलेनो, सिलेरियो, इन सब में इसका प्रयोग किया जा रहा है। गैसोलीन प्रत्यक्ष इंजेक्शन यानी GDI एक परिष्कृत इंजन है जो इंजन के दहन कक्ष में सीधे बहुत अधिक दबाव में ईंधन की इंजेक्ट करता है। हुंडई के पास GDI टर्बोचार्ज यानी इसकी टर्बोचार्ज की एक श्रृंखला ही है। तो हुंडई क्रेटा का नाम सुना होगा, वर्ना, वेन्यू, ये सब गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से टर्बो पेट्रोल इंजन, माइल्ड हाइब्रिड तकनीकी, यानी मारुति सुजुकी ने माइल्ड हाइब्रिड या जिसे स्मार्ट हाइब्रिड कहा जाता है, ईंधन दक्षता बढ़ाने के अपने उच्च जो अंत सेडान ग्रुप की गाड़ियां हैं उपयोगिता वाहन मॉडल में प्रौद्योगिकी को तैनात किया है। लिथियम आयन बैटरी में संग्रहित ऊर्जा त्वरण के दौरान यह सहायता करती है। तो सुजुकी अर्टिगा सुना होगा, ब्रीजा और मजबूत हाइब्रिड तकनीक का प्रयोग मारुति सुजुकी इंडिया और टोयोटा मोटर कॉम्बिनेशंस कर रही हैं। बेहतर ट्रांसमिशन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं। तो ऑटोमेटिक्स में अनंत संख्या में गियर होते हैं जो निर्बाध जो है त्वरण, एक्सेलरेशन और बेहद ईंधन अर्थव्यवस्था प्रदान करते हैं। तो इसमें मॉडल जैसे सुजुकी का XL6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, इसमें हुंडई वेन्यू का हुंडई i20, टोयोटा, इन सब में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि पेट्रोल अब ऊर्जा दक्षता वाली कारों का निर्माण का युग आ रहा है और ये खासकर BS6 मानक की वजह से ऐसा हुआ है। तो दोस्तों अब आज का अंक यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी ये अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।